इस वॉर में न्यूक्लियर की बात आ सकती है। क्या अमेरिका ईरान पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? ऐसा हो सकता है? बट अगर वो ईरान को ढंग से पढ़ते तो शायद वो समझ पाते कि हारना उनकी डिक्शनरी में लिखा नहीं है। शिया जो उनकी रिलीजियस बिलीफ है उसके हिसाब से शहादत बहुत बड़ी चीज़। दूसरी बात जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी कि हम इसको पूरे इनकी रिजीम को चेंज कर पाएंगे, बल्कि उसका उलट हो गया है, क्योंकि वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि वहाँ की जो सिस्टम्स हैं वो पिरामिड स्ट्रक्चर था ही नहीं। एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस आपने देखी होगी, कोटा में हुई थी। अमेरिका की इकोनॉमी 34 ट्रिलियन डॉलर की, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सुपर पावर देश माना जाता है, इंटेलिजेंस और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या अमेरिका में डिक्टेटरशिप बढ़ रही है? शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प साहब ईरान की हार को क्यूबा की जीत से रिप्लेस करना चाहते हैं। दुनिया में असली पावर आप क्या देखते हैं? मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी को देखते हैं? पहले मसल पावर से युद्ध जीते जाते थे, फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन से जीते गए, फिर कुछ हद तक न्यूक्लियर पावर से प्रेशर बनाए गए। आने वाले समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आंकड़ा कहता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में अलग अलग देशों में हैं। बिल्कुल है, 100% है। तो उनके लिए कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी आने वाले टाइम? भाई जाहिर सी बात, अभी हमारा कुवैत सेंटर खुला था पहले साल ही, पर वो ऑनलाइन चल रहा है अब। अच्छा, आपका? हाँ, हमारे 2 स्कूल में वहाँ पे टाई अप भी हुए थे। हमें अपने रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे रखने हैं और ईरान के साथ भी अच्छे रखने हैं, और न्यूट्रल रहना सबसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि जब भी मध्यस्थता होगी, नेगोशिएशन होंगे, अमेरिका में जहाँ ट्रम्प साहब बैठे हैं, हाँ, उनको अपनी कंडीशन से थोड़ा सा भी नीचे लाना, उनकी ईगो इतनी हाई कि खुद की हार मानेंगे, और ये होना तय है। आंकड़ा कहता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में अलग अलग देशों में हैं। बिल्कुल है, 100% है। तो उनके लिए कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी आने वाले टाइम? ईरान अमेरिका की जंग जारी है। 28 फरवरी से जंग की शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद हालात अब तक इस स्थिति में नहीं आ पाते हैं कि इनके बीच सीजफायर हो जाएगा। लेकिन इस जंग का भारत पर कैसा असर पड़ेगा? जंग अगर खत्म भी हो जाएगी तो उसके बाद मिडिल ईस्ट और भारत सहित दूसरे देशों में किस तरह के हालात पैदा होंगे? क्या परिस्थितियां बहुत जल्दी सुधर जाएंगी या फिर महंगाई की मार देश झेलता रहेगा? बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की, मिडिल ईस्ट में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी। लेकिन हमने सोचा कि अगर यही सारी बातें किसी टीचर से आपको समझाई जाएं, और टीचर हो ऐसा जो मजेदार इंसान हो, जिंदा दिल इंसान हो, और जो हंसाकर पढ़ाता हो, तो पहला नाम आया एनवी सर का। जी हाँ, मोशन के संस्थापक एनवी सर हमारे साथ हैं। सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। सर, अब ईरान अमेरिका की जंग 28 फरवरी से शुरू है। अब अगर ये जंग खत्म भी हो जाती है तो इसके इफेक्ट्स कैसे देखते हैं आप? पहली बात, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी बौद्धिक संपदा ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि मैं अध्यापक हूँ और न्यूज़ लगातार देखते रहता हूँ, जो मेरी बुद्धिमत्ता कहती है उसके हिसाब से पहली बात तो ये वॉर अमेरिका ने क्यों करी, उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने क्यों दी, बहुत गलत था, क्योंकि उन्होंने सोचा था हम 7 दिन में कर लेंगे। बट अगर वो ईरान को ढंग से पढ़ते तो शायद वो समझ पाते कि हारना उनकी डिक्शनरी में लिखा नहीं है। शिया जो उनकी रिलीजियस बिलीफ है उसके हिसाब से शहादत बहुत बड़ी चीज़ है, और उनको बहुत एग्जैक्टली समझ में आता था कि रियलिटी में सरवाइव कर लेना अपने आप में विक्ट्री है, क्योंकि उनको तो कोई अमेरिका पे कब्जा करना नहीं था, तो सरवाइव अगर वो कर गए तो वो जीत जाएंगे। तो सर्वाइवल उनके लिए जीत थी, जो वो करके दिखा भी रहे। और सर्वाइव करना उनके लिए बहुत आसान होता है जहां पर शहादत को सबसे बड़ा माना जाता हो। दूसरी बात जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी कि हम इसको पूरे इनकी रिजीम को चेंज कर पाएंगे, बल्कि उसका उलट हो गया है, क्योंकि वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि वहाँ की जो सिस्टम्स हैं वो पिरामिड स्ट्रक्चर था ही नहीं, कि एक ढहेगा तो पूरा ढह जाएगा। उनका स्ट्रक्चर था स्पाइडर वेब स्ट्रक्चर टाइप। बिल्कुल, जो एक आप तार तोड़ भी दोगे तो भी बहुत सारे हैं जो वापस बुनने लगेंगे। बिल्कुल। तो स्पाइडर स्ट्रक्चर की वजह से ईरान टिका रहा और टिका रहेगा, क्योंकि कई बार ये भी बात होती है कि ईरान जो अमेरिका है वो ईरान में अपने जो पैदल सैनिक है उतारेंगे नहीं उतारेंगे, पर मुझे लगता है कि उतारना भी शायद गलत होगा। फिर मैं कह रहा हूँ मेरी बौद्धिक क्षमता बहुत सीमित है इसको लेकर, बट फिर मुझे लगता है कि अमेरिका उतारेगा तो नुकसान पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे शहादत सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके माइंडसेट में सर्वाइव करना, संघर्ष करना बैठा दिया गया हो, उनसे लड़ पाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मनी या रिसोर्सेज नहीं जीत सकती, बल्कि माइंडसेट जीतता है। तो माइंडसेट उनका बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात आपने बोली क्या इसका इम्पैक्ट
जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या जो हमारी अर्थव्यवस्था पे आएगा, जाहिर सी बात है जब ग्लोबल ऐसी समस्या होती है, दो इतने बड़े देश लड़ रहे हों, जो ग्लोबल सबसे नंबर 1 देश है वो ऐसे बहुत बड़े माइंडसेट वाले देश से लड़ रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट जब ग्लोबली हम सब लोग हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ऑयल हो गया, रिसोर्सेज हो गया, नॉलेज हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट लाइन्स हो गई, पैसेज ऑफ शिपमेंट्स हो गए, इन सबको लेकर जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट तो है कि अगर कहीं पे भी कुछ फड़फड़ाएगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से लगता है एज अ देशवासी हम सबको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे महंगाई बढ़ सकती है, रिसोर्सेज की किल्लत आ सकती है, हम सब लोगों को उसको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितना बेहतरी से हम इसको समझेंगे, उसके नकारात्मक पहलू को ना देखें, बल्कि इस बात के लिए सुदृढ़ हों कि हम कैसे शिक्षा को और अच्छा कर सकें। मैं वापस शिक्षा पे आ जाता हूँ थोड़ा सा, पर शिक्षा को कैसे सुदृढ़ कर सकें कि हम सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ चले जाएं, ताकि हम मिनिमम डिपेंडेंट हो आउटसाइड रिसोर्सेज को लेके। हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिसमें हमें ऑयल की ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसी और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकें जिससे जितना डिपेंडेंट हम बाहर पे हैं उसको मिनिमाइज कर सकें, बल्कि हमारी नॉलेज को, हमारे रिसोर्सेज को हम बाहर। क्योंकि अभी जैसे ये युद्ध शुरू हुआ, एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस आपने देखी होगी, कोटा में हुई थी ये? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कमर्शियल सिलेंडर्स की थोड़ी सी कमी थी, बट अभी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक काफ़ी स्टैब्लिश्ड है। बट क्या आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेके हो सकता है कोई दिक्कत आए, क्योंकि मैसेज भी चलती हैं, शादियां हो रही हैं, तो कमर्शियल जो सिलेंडर्स थे उनकी थोड़ी बहुत दिक्कत थी, पर ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अनअवेलेबल थे। कई बार क्या होती है, वास्तविक क्राइसिस होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपन जो बोलते हैं ना, चोर बाजारी होने लग जाती है, स्टॉकिंग होने लग जाती है। देश के सबसे बड़े शहरों में ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया और अभी भी लगातार वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं। और एक और आपने बहुत बड़ी बात कही कि सेल्फ डिपेंडेंसी हमें बढ़ानी होगी इस एरिया में, ऑयल को लेकर हो या फिर एलपीजी को लेकर। और ईरान, जैसा कि आपने कहा कि एक इंसान नहीं है टॉप पर, वो लगातार एक एक करके स्पाइडर स्ट्रक्चर है उनका बस। लेकिन आपको नहीं लगता ट्रम्प पगला गए हैं बिल्कुल? मतलब ऐसे रोजाना उठते हैं, एक ट्वीट मारते हैं वो सबसे पहले, उठने के साथ ही एक ट्वीट आता है, पूरी दुनिया में वो पूरे दिन हलचल मचाता है, फिर उसके बाद एक एक करके ही आता है। तो आपको नहीं लगता कि यार ट्रम्प इस तरह के एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति होने के साथ क्या इस तरह का व्यवहार, एक बिना कोई स्ट्रेटेजी के, बिना कोई, आपने रिजीम चेंज करना था, नहीं कर पाए, तो आपको नहीं लगता कि ट्रम्प पगला गए हैं इस तरह के? अगर आप ट्रम्प को समझेंगे तो आप जितना, मैं क्योंकि मेरे को ये थोड़ा पसंद आता है, तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है ट्रम्प को लेके जो उनके बिल्कुल शुरुआती दौर से है। क्योंकि उनके फादर भी जो लेकर बिजनेस में थे, फिर हाउ ही जंप्ड इनटू लेकर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ उनका पूरा बिहेवियर है उनकी जर्नी में। वो सक्सेसफुल है एज अ एंटरप्रेन्योर, ही इज ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल। बट क्या वो बहुत अजीबोगरीब निर्णय लेते हैं? आज से नहीं है, ये उनकी पूरी जर्नी में रहा है। वो वहाँ के मेयर से लड़ गए थे न्यूयॉर्क के, तब उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा। जब उनको ताज स्टैब्लिश करना था उनका होटल, उसको लेके जो कसिनोज थे उसको लेके उन्होंने कितने सारे डिसीजन अलग अलग लिए। तो ट्रम्प जो आज कर रहे हैं, उनका वो बिहेवियर ग्लोबली लोगों को अजीब सा लग रहा है, उनको जो उन्हें जानते नहीं थे। अच्छा। और जो लोग उन्हें जानते हैं उनके जवानी के दिनों से, उनको लगेगा इनका नॉर्मल बिहेवियर है। बट क्योंकि वो सबसे पावरफुल पोजीशन पे आ गए, तो या तो जिन्होंने उनको वहां बिठाया उन्हें समझना चाहिए था, उनको ये समझना चाहिए था कि किसको हम बिठा रहे हैं, जिसको हम बिठा रहे हैं उसको हम, उस आदमी को बहुत पावर दे रहे हैं जो किसी भी निर्णय को किसी भी तरीके से ले सकता है। मुझे लगता है जिसकी सबसे सेल्फ ईगो सबसे ज्यादा है, वो अगर उस जगह बैठा है तो फिर ये समझने की, मतलब उनका व्यवहार जो उन्हें जानते हैं उनके लिए कोई अलग नहीं है, हमारे लिए अलग है जो उन्हें शायद नहीं जानते थे। उनको अजीब सा लग रहा है कि कोई कैसे, क्योंकि हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब ग्लोबल लीडर से, बराक ओबामा से, बुश से, जो बहुत सोच कर समझ कर निर्णय लिया करते थे। इन्होंने कभी लिए नहीं है, तो शायद वैसा होता है। आपको लगता है कि क्या इस वॉर में न्यूक्लियर की बात आ सकती है? क्या अमेरिका ईरान पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? ऐसा हो सकता है? देखिए, जो ईरान के साथ अभी अटैक हुआ, वो अगर ट्रम्प नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। तो ट्रम्प साहब के होते हुए किसी भी चीज नहीं हो सकती, इसकी संभावना जीरो तो नहीं है। मतलब संभावना है, संभावना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो निर्णय लेते हैं जी, तो वो हो सकता है कि कभी ऐसा हो। बट ये ईश्वर करे ऐसा बिल्कुल कभी ना हो, क्योंकि ये वैश्विक समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्वेश्चनेबल होगा। क्योंकि जो पहले हिरोशिमा नागासाकी में जब जो यूसेज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स था, वो आज कुछ भी नहीं है, वह सबसे छोटे बम कहलाते हैं आज जो यूसेज है। तो मतलब वो तो बहुत शायद इमेजिन नहीं कर सकते हम। बम गिरेगा या नहीं, इस बात को तो नकार नहीं सकते, लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है जब तक ट्रम्प साहब हैं
लेकिन जो देश अपने आप को सुपर पावर मानता है, जिसके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में शायद ऐसी इंटेलिजेंस किसी के पास हो जो अमेरिका के पास है, जो एक देश के राष्ट्रपति के बेडरूम में घुसकर उसे उठा लाए रातों रात, वेनेजुएला, करेक्ट। वेनेजुएला की, तो क्या उस देश को अब तक ईरान का जो यूरेनियम को लेकर बात हो रही है कि जिससे परमाणु तैयार होता है, वो अब तक क्यों ईरान के उस यूरेनियम को नहीं खोज पाया, क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाया वो? एक्चुअली आप अगर ज्योग्राफी ऑफ ईरान देखेंगे तो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, उनको सैनिकों से भी हराना इतना आसान नहीं है। उनका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो खुद अपने आप में एक वेब टाइप है। बिल्कुल। तो आप समझिए अफगानिस्तान में भी इतनी आसानी से नहीं जीत पाए थे क्योंकि वहां पे बहुत सारी वो पहाड़ियां थी जिनमें जाके छुप जाते थे। गोरिल्ला युद्ध वो लड़ते थे। हाँ, तो ईरान भी उसी तरीके स्ट्रक्चर है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट उन्होंने कहाँ कहाँ करा है उसको आइडेंटिफाई कर लेना सिर्फ सैटेलाइट की मदद से इतना आसान नहीं है। प्लेन्स को, जितना मैं फिजिक्स समझता हूँ, प्लेन्स पे होने वाली एक्टिविटीज को सैटेलाइट के माध्यम से जज करना, रिकॉग्नाइज करना आसान होता है। बट व्हेन इट कम्स टू टेरिटोरियल स्ट्रक्चर लाइक ईरान हैव, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा होगा, कहाँ एनरिचमेंट है, आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं। और कोई जो वहाँ पे भी लोग बैठे हैं वो भी समझदार हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, यूएस के पास रिसोर्सेज है, आई नो दैट। बट जो ईरान में भी लोग बैठे हैं वो भी समझदार है। क्या वो नहीं जानते होंगे कि ये होगा और जज करा जा रहा होगा? तो उसको हरा पाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं लगता काम। क्या लगता है ये जंग क्या और खिंचेगी अभी? नहीं, खिंचने के चांसेस मुझे कम लगते हैं क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा खिंचेगी तो ये बात सही है कि आंतरिक रूप से ईरान में सब एकजुट हैं, ठीक है, पर यूएस में ट्रम्प साहब का जो समर्थन है वो घट ही रहा है, ये हम सब जानते हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो एज अ लीडर ऑल्सो ही अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि इसको खींचना, क्योंकि सबने वियतनाम वॉर देखा है, सबने अफगानिस्तान वॉर देखा है, इतने लंबे लंबे वॉर चले, उससे क्या इंपैक्ट यूएस इकोनॉमी पे आया, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। कितने सिपाही उन्होंने अफगानिस्तान वॉर में खोए हैं, जिनका आज तक मेमोरियल में जाते हैं लोग तो कहते हैं उस वॉर की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप देखेंगे ध्यान से वियतनाम वॉर में कितने लोग इन्होंने खोए हैं। तो ये जो वॉर हुए, जिसको सालों तक, इराक वॉर का आप देख लीजिए, जितने वॉर इतने लंबे समय तक खींचे, तो उसका इंपैक्ट फैमिलीज पे, रिसोर्सेज पे क्या आया, ये वहां के लोग भली भांति जानते हैं, पुराने लोग। तो पुराने लोग आज यूथ को बता रहे हैं कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। जब पहली बार ये वॉर स्ट्रक्चर हुए होंगे तब सब लगता था, सब जोश रहता है, बट आज जानते हैं कि उसका इंपैक्ट कितना लंबा है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां के लोग, यूएस के लोग चाहते हैं कि वॉर लंबी खींचे। और जो लोग चाहते हैं, अल्टीमेटली लीडर को वो करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा वो चुना गया है। और अब मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ना अब इस युद्ध को खत्म करने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं वो हर बार बात यही करते हैं कि भाई अब सीज फायर कर लो तुम मुझसे। पर ईरान इतनी आसानी से करनी है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेटजी डिफेंसिव की खेली नहीं, ऑफेंसिव की खेली, और इसीलिए ईरान इतने स्ट्रक्चर पे खड़ा है आज की तारीख में। ईरान का कहना है कि हम समझौता करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पे, और वो भी कुछ हद तक सही है। तो बेसिकली कौन सही कौन गलत, तो शायद अपन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो अपन बहुत दूर देखकर इन चीजों को देख रहे हैं जो अपने पास में नहीं है, और अपना रोज का फोकस भी उधर की तरफ नहीं है। बट जितना अपन समझते हैं उसके हिसाब से जितनी जल्दी ये वॉर खत्म होगा, वैश्विक रूप से ये सभी के लिए बहुत अच्छी चीज होगी, और अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि नहीं तो इसके दूरगामी प्रभाव आएंगे, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो उपलब्धता ऑफ रिसोर्सेज को लेकर हो, ठीक है, आएंगे। अमेरिका की इकोनॉमी $34 ट्रिलियन की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सुपर पावर देश माना जाता है, इंटेलिजेंस और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या अमेरिका में डिक्टेटरशिप बढ़ रही है? और ये पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है? क्या सोचते हैं इसे लेकर? जाहिर सी बात है कि द वे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन जी, वो कुछ हद तक आप बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप टाइप है, बट ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि लोग बाग वहाँ के समझते हैं जी। तो अगले आप इलेक्ट ही नहीं होंगे। जब आप इलेक्ट नहीं हो सकते, या तो कुछ ऐसा हो जहाँ पे डेमोक्रेसी का गला ही घोट दिया जाए, जो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में होना संभव है। पीपल आर लिटरेट ओवर देयर, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, दे नो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर ओन, क्योंकि वो जानते हैं जिस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं आज की तारीख में, दैट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। 100% दे नो इट, एंड दे आर लिटरेट पीपल, सो दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। तो डेमोक्रेसी कभी खत्म होगी नहीं। जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास करेगा, आई थिंक उसका खुद का अस्तित्व खत्म होगा। ट्रंप ने कभी इराक पे हमला किया, फिर उसके बाद वेनेजुएला पे आए ट्रंप साहब, फिर उसके बाद ईरान पर आए। क्या लग रहा है ट्रंप का अगला टारगेट क्या पहले से सेट हो चुका है? कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं, पेंटागन जो वहाँ की है वो क्या इस तैयारी में है कि क्यूबा पर अब अटैक किया जाए? वहाँ के क्यूबा पे मेरे हिसाब से उन्होंने अभी जितनी भी रिसेंट न्यूज़ आ रही है, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली तो ये तो तय करना चालू कर ही दिया है, उन पे सैंक्शंस लगाना चालू कर दिए हैं। वेनेजुएला के जो भी शिपमेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना उन्होंने चालू कर दिया है। तो वो सैंक्शंस बहुत सारे लगा रहे हैं, स्पेशली ऑयल को लेकर। तो मेरे हिसाब से प्रेशराइज तो कर ही रहे हैं रिजीम चेंज को लेकर वहाँ पर भी। बट मुझे लगता है कि अभी इस समय, मतलब आई रियली डोंट नो द माइंडसेट ऑफ कि इतना ईरान का वॉर चल रहा है, उसके
बावजूद भी हो रहा है। तो या तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, मैं बहुत गलत भी हो सकता हूं और बहुत नासमझ भी दिख सकता हूं, बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प साहब ईरान की हार को क्यूबा की जीत से रिप्लेस करना चाहते हैं, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पीपल, बिकॉज ही हैज टू गैदर दैट। क्योंकि ईरान अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अमेरिका वहां पे बैक फुट पे है जी 100%। तो वो शायद कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वेनेजुएला को हमने वैश्विक रूप से हमने कैसे देखा वो अलग बात है, बट जो समर्थक हैं ट्रम्प साहब के वो तो सोचते थे हाँ रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए। तो वो एक जीत की तरह थी उनके समर्थकों में। जी तो उनके समर्थकों में जो उनको समर्थकों को समझ में आ रहा है कि शायद ईरान वॉर हम आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए एक क्यूबा एक ऐसी चीज हो सकती है कि अगेन ये नहीं तो चलो यही ये सही। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जितना दूर से समझ पाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ग्लोबल पॉलिटिक्स को मैं नहीं समझता हूँ ज़्यादा, ना मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ। अरे आपको ये बार बार बोलने की जरूरत है भी नहीं। आप जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट करता है। जो आप कह रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों पर आधारित है जो सच्चाई है, और आप एक टीचर के तौर पर उन चीज़ों को और एक नागरिक के रूप में जो हम समझ पाते हैं कि शायद ऐसा हो रहा हो मानसिकता को देखते हुए। क्या ग्लोबल राजनीति में छोटे देशों की भूमिका अब भी उतनी महत्वपूर्ण है? दुनिया में असली पावर आप क्या देखते हैं? मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी को देखते हैं? आने वाले समय में इस बात से डिनाई नहीं करा जा सकता कि पहले मसल पावर से युद्ध जीते जाते थे, फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन से जीते गए, फिर कुछ हद तक न्यूक्लियर पावर से प्रेशर बनाए गए। आने वाले समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे आगे होगा, ग्लोबली डेटा उसके पास होगा, माइंडसेट उसके पास होगा, उसके पास ताकत होगी कि वो नैरेटिव चेंज कर सकता है किसी भी देश का। तो आर्म्स एंड एम्युनिशन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो देश जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को नैरेटिव चेंज करने की ताकत होगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, क्योंकि ग्लोबली जो भी है हम हैं ह्यूमंस, तो जो हमारी मानसिकता को बदल सके, वो पूरी विचारधारा बदल सकता है, वो सब कुछ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है। जैसे सोशल मीडिया ने आपने देखा तो काफी गेम चेंज करा इलेक्शंस को लेकर, इसको लेकर। नेक्स्ट स्टेज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एज अ एजुकेटर ऑल्सो मुझे लगता है कि एज अ नेशन ऑल्सो वी शुड पंप लॉट ऑफ रिसोर्सेज टूवर्ड्स इट। क्या आने वाले सालों में हम रोबोट्स को वॉर में देखेंगे? अब इंसानों की जगह 100% देखेंगे, 100% देखेंगे, 100% देखेंगे। ये सब आर्टिफिशियल ड्रिवन रोबोट्स होंगे। अगर कहीं पे भी पैदल वॉर होती है तो ये होगा, इसमें मतलब कोई दोहराए नहीं है। अब क्या कि पाकिस्तान में सीजफायर का दौर चल रहा है और दूसरा राउंड था इस बार। बीते दिन ही वो सब पहुंचे थे, अमेरिका, ईरान। ईरान हर बार ये बात कह देता है कि हम जो हैं अब बात सिर्फ पाकिस्तान से करेंगे, सीधे एक टेबल पर नहीं बैठेंगे जैसे हम लोग बैठे हुए हैं। वो कभी अमेरिका के साथ बैठना नहीं चाहता। उसका कहना है कि अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। तो अब सवाल उठता है भारत के ऊपर कि विश्वगुरु होते हुए भारत ने क्यों मीडिएशन नहीं किया? क्यों भारत मध्यस्थ इस युद्ध में नहीं बना? अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछेंगे तो मैं भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की समझदारी मानता हूं। मुझे नहीं पता कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। अगर थी तो भी नहीं लेना समझदारी थी। कैसे? मध्यस्थता करने वाले में कई बार चांसेस होते हैं। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें, ठीक है, तो जिनमें आपसी लड़ाई थी, जी, जिन दो पड़ोसियों में लड़ाई होती है, हाँ, और जो उनकी मध्यस्थता करता है, वो दो पड़ोसी तो थोड़े दिन बाद साथ दिखाई देते हैं जी, जिनमें वास्तविक लड़ाई थी, और तीसरा बुरा बनता है। ये पाकिस्तान के साथ हो सकता है, क्योंकि नेगोशिएशन तो होगी। हमें अपने रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे रखने हैं और ईरान के साथ भी अच्छे रखने हैं, और न्यूट्रल रहना सबसे ज्यादा समझदारी है। क्योंकि जब भी मध्यस्थता होगी, नेगोशिएशन होंगे, अमेरिका में जहां ट्रम्प साहब बैठे हैं, हाँ, उनको अपनी कंडीशन से थोड़ा सा भी नीचे लाना, उनकी ईगो इतनी हाई कि खुद की हार मानेंगे, और ये होना तय है। तो जो इसको मनवाएगा, वो उनकी गुड बुक्स में तो नहीं रहेगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा है। तो मैं तो इसको बहुत नॉर्मल, जो अपन लाइफ में करते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई होती है, तीसरे मध्यस्थता करते हैं, मैं सिर्फ उस नजरिए से देख रहा हूं। क्योंकि भारत के संबंध ईरान से भी बेहतर रहे हैं, वो भी पुराने रहे हैं, और अमेरिका से तो भारत को रखने ही संबंध क्यों करना है? हमें क्यों करना है मध्यस्थता? इसमें किस बात की ईगो है कि मध्यस्थता करी हमने? हमें नहीं जरूरत है। मध्यस्थता का नतीजा भी नहीं निकल रहा है। हमें फायदा, नतीजा नहीं निकल रहा तो हमें तो नुकसान होना तय हो जाता ना। अभी कम से कम न्यूट्रल हैं। तो मैं तो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात के लिए बधाई का पात्र मानता हूं कि अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी थी तो भी उन्होंने नहीं ली, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को इस मध्यस्थता की आवश्यकता थी ग्लोबली, ओके, क्योंकि
उनकी पिछले एक दशक में उनकी रेपुटेशन एज अ कंट्री बहुत कम हुई है। इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ बहुत ज़्यादा रही है, उनकी जो वैल्यूएशन है जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपी, सब कुछ बहुत घटा है। 400-450 रुपए तेल चला गया। बिल्कुल, उनके लिए वो मजबूरी थी, हमारी मजबूरी नहीं थी। जी। अभी हाल ही में जब दूसरे राउंड की वार्ता शुरू हो रही थी तो अमेरिका के पास जब जा रहे थे ये लोग, मुनीर जाते हैं तेहरान, ईरान की राजधानी, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि यूएई और दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं, उसी दौरान प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं अपने देश के लोगों से दौरे पर निकलने से पहले कि मैं अपने देश के लोगों से माफी मांगता हूं क्योंकि हम पूरे देश में लाइट कट कर रहे हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत खत्म हो रहा था पाकिस्तान में। ये हाल है अभी पाकिस्तान के, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हालात देखे हम लोगों ने कि किस तरह से पाकिस्तान, इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी मजबूरी है ये करना। वो इस नेगोशिएशन से अपनी सर्वाइवल के नंबर्स को शायद बढ़ाना चाहते हैं कि हो सकता है सर्वाइवल में हम कुछ, वो उनका नेगोशिएशन के साथ साथ खुद का नेगोशिएशन भी थोड़ा बहुत करेंगे कि अच्छा हमें ये और दे दो, इतना पैसा और दो, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो विचारधारा है शायद हो सकता है कि वो इस नेगोशिएशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के साथ साथ जो अभी उनके सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको भी सिक्योर करना चाहते हैं। हमारे देश को जरूरत नहीं थी, हम सेल्फ डिपेंडेंट है काफी हद तक अभी तक, इसमें तो शक वाली बात ही नहीं। मतलब वी शुड नॉट कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया, इट्स अ ट्रुथ। इसलिए नहीं कि अगर डेटा पे बात करेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन आज की तारीख में है ही नहीं। उनको सर्वाइवल की दिक्कत है, हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, वी आर फाइटिंग फॉर ग्रोथ, दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। जाहिर सी बात है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है। हमारे आप एजुकेशन से जुड़े हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं आप, अब एजुकेशन का नाम आते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बच्चों के बीच आप रहते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स, भारत के लोग काम करने के लिए और पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए खास तौर पर। अभी हमारा कुवैत सेंटर खुला था पहले साल ही, पर वो ऑनलाइन चल रहा है अब। अच्छा, आपका? हाँ, हमारे 2 स्कूल में वहाँ पे टाई अप भी हुए थे कुवैत में। अब रिसेंटली मैं दिसंबर में होके आया था। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो फर्स्ट टाइम आई वेंट टू कुवैत। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। देयर आर सो मेनी इंडियंस ओवर देयर। मेरे साथ 10 से 12 लाख इंडियंस है कुवैत में। ऐसे सभी देशों में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। तो वहाँ मैं गया था, तो जैसा आप बोल रहे थे, हाँ वहाँ पे समस्या है। तो अब इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर हैं, अब ये चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि क्या पहले जैसे हाल गल्फ कंट्रीज में हो पाएंगे? कई सारे स्टूडेंट लौट भी चुके हैं लेकिन पूरे नहीं लौटे हैं। आंकड़ा कहता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में अलग अलग देशों में हैं। बिल्कुल है, 100% है। तो उनके लिए कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी आने वाले टाइम? भाई जाहिर सी बात है, इनसिक्योरिटी का माहौल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट जैसा कि हमने शुरुआत में ही बोला, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये वॉर लंबी नहीं चलेगी। तो थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बहुत इनसिक्योरिटी की वजह से कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं। तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप से वहाँ होता तो मेरे को जो दिखाई देता है कि वॉर बहुत लंबी नहीं चलेगी। वॉर बहुत लंबी नहीं चलेगी। और मेरे हिसाब से जितने भी देशवासी वहाँ रहते हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एडवाइजरी इंडियन नेशनल गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से आती है, उसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। उसे उसके हर एक शब्द को बारीकी से देखिए, समझिए, और फिर अपनी बौद्धिक संपदा से और विजडम से डिसीजन लीजिए। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, पैनिक में भी डिसीजन ना लें, पर डिसीजन ना लें ये भी गलत है। इग्नोर भी ना करें किसी चीज़ को, उसके लिए वेल अवेयर रहें और उसको देखते हुए, समझते हुए जो निर्णय इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए ले रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सजग है और वो जानती है कि जो लोग उनके बाहर रह रहे हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बहुत बारीकी से, बहुत एहतियात के साथ उनके लिए डिसीजन लेती हैं। तो उसको ध्यान से पढ़ें। पूरे दुनिया में अगर कहीं हालात ख़राब होते हैं, एक देश अचानक दूसरे देश पे हमला कर देता है, तो एक संस्था बनाई जाती है यूनाइटेड नेशंस, जो कि कई सालों से है जी। इसका काम है कि भाई अगर 2 देश बिना किसी काम के लड़ रहे हैं, बिना किसी दुश्मनी के, और अचानक से लड़ने लग जाते हैं, तो 2 देशों में शांति पैदा करना। समस्याएं जाती हैं, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका अचानक हमला कर देता है, रंजीम चेंज करने की बात करता है। यूनाइटेड नेशंस की भूमिका कहाँ गई? क्या सोचते हैं इसलिए? मेरे हिसाब से नेटो ले लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये अगेन सच ये है कि पावरफुल देश से ही ड्राइव हो रहे हैं। जो सबसे नंबर 1 पावरफुल देश है, उसके अगेंस्ट बोलने की क्षमता किसी भी ऐसी कमिटीज़ की नहीं है। और जो उनका पर्पस था वो उसी दिन डिफीट हो गया, जिस दिन इन में जो शामिल देश हैं वो सब एकजुट होकर ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर पाए। तो क्या यूनाइटेड नेशंस इसको सुनते हुए आप और हम सब बड़े हुए हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व को बचाती है, क्या उसकी प्रतिष्ठा को दाग लगा है? 100% लगा है। सभी
ग्लोबली जितने भी देश हैं उनका ट्रस्ट, वहाँ के नागरिकों को उस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट घटा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से उन्हीं की हार है। वहाँ पे जितने भी देश सम्मिलित हैं उन सबको सोचने की आवश्यकता है, एक मंथन करने की आवश्यकता है कि इसको हम कैसे वापस अच्छा कर सकते हैं। पर ये जरूरी है, किसी एक का सर्वे सर्वा होना किसी भी देश, व्यक्ति विशेष, समाज, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं रहता। वहाँ पे सभी लोगों की राय को महत्ता दी जाए, ये होना बहुत जरूरी है। सो डेमोक्रेसी नॉट इन अ कंट्री इज इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी ग्लोबली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशन इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो नहीं, एक सवाल और है लास्ट कि भाई वॉशिंगटन वहां पर एक ड्रोन पहुंचा अचानक से, बिल्कुल सही कोई जानकारी नहीं थी ड्रोन किसका है, और ये आज- बहुत बड़ी बात कल है। रात में भी हुआ अटैक, कल रात को अटैक हुआ जब ट्रम्प जो हैं कॉन्फ्रेंस जेडी वेंस, ट्रम्प, सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स, डेमोक्रेट के किसी लड़के ने करा है। बिल्कुल। डेमोक्रेट का शायद 31-32 साल का लड़का पकड़ा है, भी गया। वो पकड़ा भी गया। क्या लगता है इसके पीछे क्या ईरान हो सकता है जब वो ड्रोन आया? ड्रोन के टाइम पे तो आई थिंक ईरान हाँ का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये बताता है कि जिसको सबसे ज्यादा सीक्रेट एजेंसी को सबसे बड़ा माना जाता है, एफबीआई को बहुत बड़ा माना जाता है, कि उनकी इंटेलिजेंस ऐसी तगड़ी है कि वो अभेद्य है। वहां पर ड्रोन पे चले जाना ये बताता है कि वो अभेद्य नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट तभी टूटा था जब 9/11 हुआ था, पर उसके बाद इस्टेब्लिश करा गया कि वो अभेद्य हैं, है ना। पर जब ड्रोन चला गया तो फिर समझ में आता है कि यार अभेद्य नहीं है, इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। उन्होंने अटैक नहीं करना, मैं तो शायद वॉर स्टार्ट हो जाए, पर कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अभेद्य हैं। हाँ ऐसे ही जो कल हुआ है डेमोक्रेटिक को लेके, जो डेमोक्रेटिक आदमी जिसको लिए बोला जा रहा है कि वो 31-32 साल के हैं, वो तो मुझे लगता है कि इंटरनल जो समर्थक नहीं है ट्रम्प साहब के, मेरे हिसाब से वो तो इंटरनल आक्रोश है जो शायद वहाँ दिखाई गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति गया है वो इंटरनल आक्रोश है, उसका एक बोल सकते हैं सिनोनिम है उस व्यक्ति का वहाँ जाना, और फिर ये बता देना कि इतनी सीक्रेट एजेंसी, 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है सर, बिल्कुल, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, जहाँ पे जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट हो, जहाँ पे इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, टॉप जर्नलिस्ट हों, इतनी बड़ी जगह पर किसी का चले जाना और आर्म्स को मतलब फायर कर देना, 5-6 राउंड शायद आर्म्स फायर हुए हैं। मैं भी सुबह ही न्यूज़ देख रहा था क्योंकि, तो मेरे को पता पड़ा, मैंने मतलब आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि यार फिर कौन सेफ है? सेफ है कौन फिर, जब इतने बड़े सुपर पावर देश के राष्ट्रपति तक फायर पहुंच रही हैं? हाँ, तो फिर सेफ कुछ नहीं है। जो हमारे को भ्रम फैलाया जाता है कि ये सीक्रेट एजेंसी है, इंटरनल एजेंसी, वो सिर्फ एक शायद कभी कभी लगता है भ्रम होता है कुछ हद तक, ताकि आम आदमी जाने की ना सोचे। जब आप वर्ल्ड न्यूज़ देखते हैं कि आज ऐसा चल रहा है, आज ऐसा चल रहा है, तो क्लासरूम में जब जाते हैं तो इन चीज़ों को लेकर बात होती है वहाँ? इन चीज़ों को लेकर कभी कभी बात होती है। बच्चों को हम इससे काफ़ी दूर रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो शायद कभी कभी इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब मैं इसलिए ये बात बोलना चाहता हूँ, हमें इस जानने से जरूरी है ताकि बच्चों पे कोई भी तकलीफ आने की, उनकी पढ़ाई से तकलीफ आने से पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर भी जब एग्जामिनेशन चालू होने वाले थे, बच्चे के एडमिशन हो रहे थे कोटा में बहुत सारे, तो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू हो गया था, तो 3 दिन काफ़ी क्योंकि हमें प्रिपेयर करना होता है कि भाई वास्तविकता में हमें क्या एक्शन लेना है। हमें क्या एक्शन लेना, बिल्कुल। कोरोना के टाइम भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आई थी, किसी वॉर के टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम उस बात का ध्यान रखते हैं। पर बच्चों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब उनका पढ़ाई का टाइम है तो थोड़ा टनल फोकस रखें। इन चीज़ों से उन्हें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल दूर तो नहीं मैं बोलूंगा, बट मैं कह रहा हूँ आप उसका इम्पैक्ट आप पे जब आएगा, उसके पहले आपके एजुकेटर्स और आपके पेरेंट्स वहां खड़े हुए हैं। अगर कुछ आने वाला होगा तो हम आपको सजग कर देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का भी तो उन्हें एग्जाम के दौरान ध्यान देना, बहुत थोड़ा बहुत, मतलब ये मान लीजिए 10 मिनट रोज, ये सबका इंटरेस्ट हो सकता है। 10 मिनट रोज की अपन ने रोज हेडलाइन पढ़ ली कि चाहे हेडलाइन में ये हो रहा है, उन्हें जर्नलिस्ट बनना है आपकी तरह, तो उन्हें रोज ये 10 घंटे करना चाहिए। बट अगर उन्हें साइंस की फील्ड में ज्यादा रहना है तो अभी थोड़ा फोकस उधर ज्यादा रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्या न्यूज पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, 10-20 मिनट पढ़िए, ध्यान दीजिए। बाकी उससे परेशान नहीं हो कि न्यूज पढ़ ली अब हमारा क्या होगा, हम नहीं जा पाएंगे, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें है। बिल्कुल। तो क्लास में ये चीज़ आपने क्लियर करते हैं कई बार कि तुम परेशान मत हो, हाँ, तुम्हें अभी वैश्विक समस्याओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम खड़े हैं, तुम्हारी समस्या सवालों को हल करना है, अभी ये सॉल्व करो। अभी तुम इस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमने भी यही करा था। ऐसा नहीं कि हम उन्हें ग्लोबली दूर ले जा रहे हैं, वो समय भी उनका आएगा, पर एक अच्छे कॉलेज में चले जाए तो फिर उन्हें ये करना है, बट इसकी वजह से उनकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट आएगा तो अपन करेंगे। बिल्कुल। तो एनवी सर ने ये सारी चीज़ें क्लियर करी जो कि ईरान अमेरिका वॉर को लेकर चल रहा है। गल्फ कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो नौकरी करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बड़ी आबादी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा वो चीज़ हमने डिस्कस की। एनवी सर ने हर तमाम पहलुओं को धीरे धीरे करके आपके सामने रखा, और ऐसे ही तमाम सारे सवाल जवाब चलते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यहाँ आने के लिए।